नमस्कार बच्चों, एसवीएम स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति में हमने सबसे पहले फ्रांसीसी समाज के बारे में पढ़ा, उन तथ्यों को समझने का प्रयास किया कि क्रांति का प्रारंभ किन कारणों से हुआ। फ्रांसीसी समाज की चर्चा की। इसके बाद आज अपने नेक्स्ट फ्रांस के अंदर जो जीवन जीने का संघर्ष चला, उस संघर्ष पर आज अपने चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में सन 1715 में, सन 1715 ईस्वी में जनसंख्या 2.3 करोड़ थी। कितनी थी? सन 1715 ईस्वी में जनसंख्या कितनी थी? 2.3 करोड़ थी। 1789 में बढ़कर जनसंख्या कितनी हो गई? 1789 में जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई। अब ये जो वृद्धि हुई, इस वृद्धि के कारण फ्रांस में क्या हुआ? मांग और आपूर्ति में असंतुलन हो गया। क्या हुआ? मांग और आपूर्ति में क्या हो गया? असंतुलन हो गया। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत तेजी से बढ़ने लगी। अब क्या है? अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग। अब वहाँ पे जो अनाज उत्पादन होता था, अनाज उत्पादन कम था और उसकी डिमांड ज़्यादा थी, मांग ज़्यादा थी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। यानी फ्रांस के जो मजदूर थे, ठीक है, कारखानों में काम करते थे। कारखानों में काम करते थे वहाँ के मजदूर, और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। मजदूरी तय कौन करता था? मालिक, जिनके वो कारखानों में काम करते थे, मजदूरी वो तय करते थे। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती। इसलिए क्या है, फ्रांस के अंदर अमीर गरीब, इनके बीच क्या है? भेद बढ़ता गया और स्थितियां बदतर होती गई। सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। यानी वहाँ पे प्राचीन जो राजतंत्र था फ्रांस के अंदर, प्राचीन जो राजा हुए थे, प्राचीन जो शासक हुए थे, उनके समय में भी ऐसा होना स्वाभाविक था। ऐसा पहले भी वहाँ पे फ्रांस में होता आया था। कोई फ्रांस के लिए ये नई बात नहीं थी। इसके बाद में जीने का संघर्ष, यानी लोगों को जीवन जीने के लिए भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, क्योंकि जो लोग मजदूर वर्ग थे, फ्रांस का जो मजदूर वर्ग था, वो कारखानों में कार्य करता था और कारखानों के मालिक ही उनकी मजदूरी तय करते थे, जिनसे उनके जीविकोपार्जन की क्रिया नहीं चल पाती थी, जीवन उनका नहीं चल पाता था। इस प्रकार का संघर्ष, इस कारण से क्या है, वहाँ पे अमीर और गरीब के अंदर जो भेदभाव की खाई थी वो बढ़ती गई, और इसके कारण फ्रांस में क्या है, स्थितियां हैं जो बदतर होती गई। इस कारण क्रांति होना वहाँ स्वाभाविक था। इसके बाद में
उभरते मध्य वर्ग ने, जब ये हुआ तो फ्रांस के अंदर उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों का अंत की कल्पना की। जब लोगों के जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हुई, उसके बाद में लोगों ने जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे, ये दो समाज ऐसे थे जिनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, तो जो मजदूर वर्ग थे, यानी जो तृतीय और चतुर्थ एस्टेट के लोग थे, उन लोगों ने, मजदूर वर्ग ने क्या किया कि जो पादरी वर्ग को, ठीक है, पादरी वर्ग यानी जो पादरी समाज था और एक था कुलीन वर्ग, इनको सत्ता के द्वारा, फ्रांसीसी सत्ता के द्वारा क्या थे, विशेषाधिकार प्राप्त थे। तब फ्रांस के जो लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि इनके जो विशेषाधिकार है वो समाप्त किए जाने चाहिए। इनको विशेषाधिकार क्यों, ये बात उन्होंने उठाई, इस बात की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने मकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। अब जो सारे कर थे, जो टैक्स था फ्रांसीसी सरकार के द्वारा लगाया जाता था, वो मध्यम वर्ग के लोगों को झेलना पड़ता था, उससे भी वो काफ़ी परेशान थे। परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे, यानी उनकी सत्ता के अंदर हिस्सेदारी थी नहीं, इसलिए वो क्या है, कोई भी सामाजिक परिवर्तन या आर्थिक व्यवस्था में जो परिवर्तन लाना चाहते थे, वो परिवर्तन मध्यम वर्ग के लोग फ्रांस के अंदर नहीं कर पाए। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आए थे। ये जो बात थी, ये जो तीसरी एस्टेट थी, जिसमें जो शिक्षित लोग थे फ्रांस के, उन लोगों ने क्या है, ये बात उठाई कि जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को फ्रांस के अंदर विशेषाधिकार मिले हुए हैं, उनको समाप्त किया जाए। ये बात जो तीसरी एस्टेट के शिक्षित लोग थे, उन लोगों ने क्या है, फ्रांस के अंदर उठाई। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। ठीक है, नया सामाजिक जो मध्य वर्ग था, 18वीं शताब्दी में ये उदय में आया। 18वीं शताब्दी, जिसने फलते समुद्र पारीय व्यापार और उन्नी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। उन्नी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समर्थ लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। एक तो वकील थे, दूसरे पेशेवर लोग थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार होने चाहिए, कि जन्म से ही क्या है, जो विशेषाधिकार है वो नहीं होने चाहिए। ये बात उठाई, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, यानी समाज के अंदर अगर उसकी प्रतिष्ठा है तो उसकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए, न कि उसे जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त हो। स्वतंत्रता, यानी सभी स्वतंत्र, समान नियम होने चाहिए सभी के लिए, समान अवसर होने चाहिए। विचार एवं आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जो रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की, यानी वहाँ के जो दार्शनिक थे, जॉन लॉक है, ज्यां जाक है, रूसो है, तो उन्होंने भी इस बात को प्रस्तुत किया कि समाज के अंदर क्या है, स्वतंत्रता, समान नियम और समान अवसर होने चाहिए और समान विचार आधारित समाज की परिकल्पना करनी चाहिए। अपने टू टिट्राइज ऑफ गवर्नमेंट,
टिट्राइज ऑफ गवर्नमेंट में लोक ने, ये इसकी पुस्तक है, लोक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। यानी राजा के जो देवीय सिद्धांत थे कि राजा को क्या है, ये शक्ति देकर यहाँ भेजा गया है, इस प्रकार का जो प्रचलन था उसका खंडन किया। रूसों ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना, यानी मोंटेस्क्यू की कौन सी रचना है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक, द स्पिरिट ये तो है लोक की। इसके बाद दूसरी जो रचना थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये थी मोंटेस्क्यू की। मोंटेस्क्यू की रचना थी। इस रचना के अंदर सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। उसने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच क्या होना चाहिए, सत्ता का विभाजन होना चाहिए। ठीक है, ये बात द स्पिरिट ऑफ द लॉज मोंटेस्क्यू की रचना है, उसमें कही गई। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ करता था। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगा जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने फ्रांस के अंदर जो जीवन जीने का संघर्ष है, लोगों की जो जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हुई, फ्रांसीसी जो राजा था लुई 16वां, उसके द्वारा जो उसको सरकार चलाने की जो नीतियां थी, जो लोग तीसरी एस्टेट के थे, जो मजदूर लोग थे फ्रांस के, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उन लोगों पे दिक्कत आई, समस्या ही। इसलिए क्या है, वहाँ पे जो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन विशेषाधिकारों को समाप्त करने की आवाज़ उठी। तो इस प्रकार फ्रांस के अंदर क्या है, जीवन जीने का जो संघर्ष था, ठीक है, जो समस्या ही, उसके लिए लोगों की आवाज़ बुलंद हुई। इसलिए लोगों ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्रांति की शुरुआत हुई उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। हमने फ्रांसीसी समाज से लेकर जीवन, जो फ्रांस के लोगों को किस प्रकार की समस्या हुई, लोगों ने वहाँ विरोध करना क्यों शुरू किया, इन बातों को अपने समझा। अब नेक्स्ट क्रांति की जो शुरुआत है वो किस प्रकार हुई। थैंक्स।